तो नमस्कार, मैं RD सिंह। अब आते हैं दूसरे इसके बैंक के कार्य में गौण कार्य सेकेंडरी फंक्शन। सेकेंडरी फंक्शन एजेंट के रूप में पहला कार्य है। एजेंट के रूप में कार्य यानी एजेंसी फंक्शन। विभिन्न मदों का एकत्रीकरण और भुगतान। विभिन्न मदों में जैसे कार, बीमा आदि, किस्त, ये सब। दूसरा है प्रतिभूतियों की खरीद तथा बिक्री यानी परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज, खरीदने बेचने का काम भी करते हैं। ट्रस्टी एवं प्रबंधक, ट्रस्टी एवं एक्सिक्यूटर। बैंक अपने ग्राहकों के आदेश पर उनकी संपत्ति के ट्रस्टी तथा प्रबंधक का कार्य भी करते हैं। रुपया भेजना, रिमीटिंग ऑफ मनी, एक स्थान से दूसरे स्थान पर रुपया भेजते हैं। विदेशी मुद्रा का क्रिय करना, परचेज एंड सेल फॉरेन एक्सचेंज। छठा है संदर्भ पत्र, लेटर ऑफ रेफरेंसेस। बैंक अपने ग्राहकों को आर्थिक स्थिति की सूचना देश विदेश में भेजते हैं। बैंक ड्राफ्ट यानी बैंक ड्राफ्ट। बैंक ड्राफ्ट एक वित्तीय पुर्जा यानी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। इसकी सहायता से धन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जा सकता है। बैंक में धन जमा कराया जाता है, कराकर कोई भी बैंक ड्राफ्ट जारी करवा सकता है। बैंक ड्राफ्ट जारी करने के बदले में बैंक कुछ कमीशन लेता है। कमीशन की दर सभी बैंकों में अलग अलग हो सकती है। बैंक ड्राफ्ट की विशेषताएं क्या है? बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से धन एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जा सकता है। और दूसरा है बैंक ड्राफ्ट जारी करने वाला बैंक ग्राहक से ड्राफ्ट जारी करने के बदले में कुछ कमीशन लेता है। क्योंकि ड्राफ्ट के अनादृत डिसऑनर होने का खतरा नहीं होता, इसलिए लेन देन को उससे भारी जोखिम नहीं होता। नेक्स्ट आता है इस कार्य बैंकर चेक अथवा पे ऑर्डर। बैंकर चेक अथवा पे ऑर्डर। बैंकर चेक अथवा पे ऑर्डर में ड्राफ्ट की ही भांति होता है। इसका अभिप्राय ऐसे बैंक ड्राफ्ट से जिसका भुगतान उसी शहर में होता है जहां पर यह जारी किया गया है। इसे स्थानीय बैंक ड्राफ्ट भी कहा जा सकता है। बैंक स्थानीय उद्देश्य के लिए बैंकर्स चेक अथवा दूसरे स्थानों के लिए बैंक ड्राफ्ट जारी करते हैं। बैंक चेक पर बैंक ड्राफ्ट से कुछ कम कमीशन लिया जाता है। बैंक ड्राफ्ट की भांति इसका भुगतान अवश्य ही प्राप्त होता है, जबकि यह जाली नहीं हो। अतः इसके आधारित यानी डिसऑनर होने की कोई खतरा नहीं होता। इसकी विशेषताएं क्या है? यह बैंक ड्राफ्ट की भांति होता है। इसका भुगतान उसी शहर में प्राप्त होता है जहां जारी किया गया है, और इसके अनादृत यानी डिसऑनर होने का खतरा नहीं होता है। दूसरा है इसमें सामान्य उपयोगिता की सेवाएं। जनरल यूटिलिटी यानी पहला था एजेंट के रूप में, और दूसरी है जनरल यूटिलिटी सर्विसेज। व्यापारी बैंक कुछ इस प्रकार के अन्य कार्यों को में जिससे लोगों को काफी लाभ होता है। पहला है लॉकर की सुविधा प्रदान करना, लॉकर फैसिलिटेशन। दूसरा है यात्री चेक अथवा साख प्रमाण पत्र। और तीसरा है व्यापारिक सूचनाएं एवं आंकड़े प्रदान करना। अब आता है सी यानी तीसरा कार्य, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग सेवा। इलेक्ट्रॉनिक या इंटरनेट के आगमन से बैंक व्यवहारों में नयापन आया है। बैंक व्यवहार में कंप्यूटर एवं इंटरनेट का प्रयोग करने से ही इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग कहते हैं, यानी कंप्यूटर व इंटरनेट का प्रयोग करने को ही इंटरनेट बैंकिंग कहते हैं। यह 24 घंटे स्थानीय यानी इसकी सेवाओं के कारण ग्राहकों को बैंक से लेन देन करने के लिए हर समय कार्यालय जाने की यानी बैंक जाने की जरूरत नहीं होती। यह 24 घंटे कहीं भी बैठे हुए बैंक से लेन देन करना संभव है। इसकी विशेषताएं क्या है?
इलेक्ट्रॉनिक यानी इसकी इलेक्ट्रॉनिक बैंक की मुख्य सेवाएं। इलेक्ट्रॉनिक फंड हस्तांतरण यानी इलेक्ट्रिक फंड ट्रांसफर, जिसे EFT बोलते हैं। इस पद्धति के अंतर्गत इंटरनेट के माध्यम से रुपया एक खाते से दूसरे खाते में हस्तांतरित किया जा सकता है। बैंक के ग्राहक के खाते में शीघ्र ही जमा यानी क्रेडिट व नाम डेबिट हो सकने वाली मुख्य मदों का उदाहरण जैसे सीधी सेवाएं, डायरेक्ट क्रेडिट, अंशों पर लाभांश, ऋण पत्रों पर ब्याज, कमीशन, वेतन आदि सभी इसके उदाहरण हैं। सीधे नाम, क्रेडिट, डेबिट्स, टेलीफोन, बिजली बिल, किस्त आदि ये सब इसके उदाहरण हैं। इसके लाभ क्या है? समय पर भुगतान होता है, पेमेंट ऑन ड्यू डेट, सस्ते में, रास्ते में हानि नहीं, नो लॉस इन ट्रांजिट, और नकदी की कोई हेरा फेरी नहीं, नो मिसप्लेसमेंट ऑफ कैश। नेक्स्ट आता है इसमें रिपोर्टेड ट्रांजैक्शन और पत्र व्यवहार पर खर्च नहीं। दूसरा इसका है स्वतः संचालित यानी स्वयं संचालित टेलर मशीन, ऑटोमेटिक टेलर मशीन यानी ATM कहते हैं। सब जानते हैं ATM के बारे में, सबके बैंक के आसपास गली मोहल्ले में ATM है। ATM एक ऐसी स्वचालित मशीन होती है जिसमें कार्ड डालने तथा उसका व्यक्तिगत पहचान संख्या यानी पर्सनल आइडेंटिटी नंबर यानी पिन टाइप करने से रुपया निकलवाया जा सकता है और जमा कराया जा सकता है। यह 24 घंटे चलता रहता है, उपलब्ध है। तीसरा है डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड बैंक के ग्राहक को उसकी बैंक की जमा राशि के बदले में जारी किया जाता है। ग्राहक डेबिट कार्ड के आधार पर माल सेवा के विक्रेता को तुरंत भुगतान कर सकता है यदि विक्रेता के पास टर्मिनल सुविधा उपलब्ध हो। इसके माध्यम से रुपया क्रेता के बैंक खाते में विक्रेता के बैंक खाते से हस्तांतरित किया जाता है। फिर आता है क्रेडिट कार्ड बैंक अपने उन ग्राहकों को जारी करता है जिनकी साख बैंक की नज़रों में बहुत अच्छी होती है। क्रेडिट कार्ड प्राप्त करने के लिए बैंक खाते में रुपया होना जरूरी नहीं है। यह एक प्रकार की अधिविकर्ष यानी ओवरड्राफ्ट की सुविधा होती है। दूसरा था टेली बैंकिंग। इस सुविधा के अंतर्गत ग्राहक फोन पर किसी भी समय अपने खाते का शेष व कुछ अंतरिम व्यवहार की बातों में जानकारी ले सकते हैं। फिर आता है कोर बैंकिंग। इस पद्धति का पूरा नाम कोर बैंकिंग सॉल्यूशन है अथवा केंद्रीकृत बैंकिंग सॉल्यूशन, सेंट्रलाइज्ड बैंकिंग सॉल्यूशन है। यह पद्धति SBS के नाम से प्रसिद्ध है। SBS बैंकिंग पद्धति, इसमें ग्राहक की स्थिति में परिवर्तन आता है, अर्थात जब ब्रांच के ग्राहक के स्थान पर वह बैंक का ग्राहक बन जाता है, यानी अब ब्रांच के ग्राहक के स्थान पर अब बैंक का ग्राहक बन जाता है, इसलिए उसे बैंकिंग सुविधाएं अधिक गति और प्रभावी ढंग से मिलती हैं, उपलब्ध हो जाती हैं। इसकी विशेषता है किसी भी SBS शाखा में रोकड़ निकलवाने की सुविधा है। विभिन्न SBS शाखाओं में लगातार फंड ट्रांसफर की सुविधा है और किसी भी SBS शाखा पर पासबुक की पूरी करवाने की सुविधा है। एक SBS शाखा पर बनाई गई कॉर्पोरेट लिमिट का संचालन किसी भी
BS शाखा पर करना है। अब आता है राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक फंड हस्तांतरण, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, NEFT। NEFT का अभिप्राय उस राष्ट्रवादी पद्धति से है जो व्यक्तियों, फर्मों व कंपनियों को इलेक्ट्रॉनिक फंड के माध्यम से एक बैंक से दूसरी बैंक यानी दूसरे बैंक ब्रांच में, जहां प्राप्तकर्ता का ग्राहक का खाता हो, अकाउंट हो, को भेजने की सुविधा प्रदान करती है। इसकी विशेषता है NEFT नेटवर्क का हिस्सा बनने के लिए बैंक ब्रांच को NEFT योग्य बनाना होता है। दूसरा है व्यक्ति, फर्म व कंपनियों जिसका किसी ब्रांच में खाता हो तो NEFT सुविधा का प्रयोग किया हो सकता है, लेकिन बिना खाता खोले भी इस सुविधा का प्रयोग किया जा सकता है। केवल वे ही व्यक्ति, फर्म व कंपनियां जिसका NEFT सुविधा प्राप्त बैंक ब्रांच में खाता हो इस सुविधा को प्राप्त कर सकते हैं। NEFT सुविधा के अंतर्गत हस्तांतरित किए जाने वाले धन पर कोई न्यूनतम या अधिकतम सीमा नहीं होती। यदि धन भेजने वाले ग्राहक का NEFT बैंक ब्रांच में खाता नहीं है तो नकदी के बदले उसके द्वारा हस्तांतरित किए जाने वाले धन की अधिकतम सीमा 50,000 है। NEFT सुविधा द्वारा धन भेजने वाले ग्राहक को प्राय निम्न दर पर फीस देनी होती है। जैसे यहाँ पर दिया है 1 लाख तक के लिए 5 से अधिक नहीं पर सेवा। ठीक है। दूसरा आता है लीगल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट RTGS। एक बैंक दूसरे बैंक में फंड हस्तांतरित करने की ऐसी पद्धति है जिसके अंतर्गत रियल टाइम व ग्रॉस आधार पर फंड हस्तांतरित होता है। यहाँ रियल टाइम का मतलब, हस्तांतरण का मतलब है फंड बिना इंतजार किए ठीक उसी समय हस्तांतरित हो जाते हैं जब एक बैंक दूसरे बैंक को संदेश भेजते हैं। इस प्रकार ग्रॉस का मतलब है व्यवहारों में यानी ट्रांजैक्शन को एक दूसरे के बाद लगातार निपटाया जाता है, न कि कुछ व्यवहारों को इकट्ठा करके। नेक्स्ट आता है इसमें इसकी विशेषताएं, RTGS की विशेषता। RTGS सुविधा केवल कोर बैंकिंग की ब्रांच में ही होती है। प्राप्तकर्ता बैंक फंड हस्तांतरण का आदेश प्राप्त होने के बाद के अंदर ही यानी 2 घंटे के अंदर ही ग्राहक के खाते में जमा कर देता है। RTGS व्यवहारों के लिए बैंक ग्राहकों में कुछ फीस देती होती है, इसकी अलग अलग बैंकों की अलग अलग होती है। RTGS के लिए न्यूनतम राशि 2 लाख है, जबकि अधिकतम राशि का कोई सीमा नहीं है इसमें। अब आता है डिजिटल पेमेंट। डिजिटल पेमेंट, इसका अभिप्राय विभिन्न वित्तीय व्यवहारों को नकदी रूप में करने के स्थान पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से करने से है। डिजिटल भुगतान प्रणाली में 3 महत्वपूर्ण तत्वों को ध्यान रखना होता है। सुविधा का अर्थ गति यानी स्पीड, विश्वसनीयता रिलेबिलिटी और उपलब्धता एबिलिटी, शुल्क यानी चार्जेस और सेफ्टी सुरक्षा। इसके प्रकार डिजिटल पेमेंट के प्रकार बैंकिंग कार्ड है, आधार यानी आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, अनस्ट्रक्चर्स सप्लाइड सुविधा डाटा, वांटिंग जिसे हम वॉलेट कहते हैं, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI और क्विक रिस्पॉन्स कोड
इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग। बैंकिंग, कार्ड बैंकिंग में एक प्लास्टिक का कार्ड होता है, इसके विभिन्न बैंकों द्वारा अपना खाता धारकों को डिजिटल भुगतान करने के लिए जारी किए जाते हैं। कोई कार्ड धारक के बैंक खाते में जुड़े यानी लिंक्ड होते हैं, यानी वो कार्ड जो है धारक के खाते में लिंक होते हैं। उसमें धारक का नाम, जमा जारी करता ईश्वर के नाम, यूनिट कार्ड नंबर छपा होता है, चुंबकीय पट्टी होती है उसमें। डेबिट कार्ड है इसमें, क्रेडिट कार्ड भी है इसके। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड सभी इसी के उसमें आते हैं। आधार इनोवेंट पेमेंट सिस्टम, इसका अभिप्राय डिजिटल पेमेंट के उस विधि से है जिसके अंदर आधार नंबर, फिंगरप्रिंट्स, इरिस का प्रयोग द्वारा लेन देन करना संभव होता है। इसमें बैंक क्या क्या का इसके लिए किया जा सकता है सुविधा: शेष जानकारी, बैलेंस इंक्वायरी करना, नगद जमा, कैश, नगद निकासी और आधार फंड ट्रांसफर। इसके प्रोसेस हैं: यूज ऑफ AEPS, माइक्रो ATM के उपयोगकर्ता यानी यूजर द्वारा अपना आधार नंबर दर्ज करना, व्यवहार यानी ट्रांजैक्शन के प्रकार, बैलेंस इंक्वायरी, कैश विथड्रॉल आदि टाइप करना, आधार से जुड़े लिंक बैंक में का चयन करना, व्यवहार का वैल्यू दर्ज करना और व्यवहार का प्रमाणीकरण, फिंगरप्रिंट आदि करना। इसके लाभ क्या है? बायोमेट्रिक समीकरण के कारण यह सबसे सुरक्षित डिजिटल भुगतान होता है। दूरस्थ इलाकों में यहाँ बैंक आसानी से उपलब्ध नहीं होते, लोगों को इंटरनेट का प्रयोग नहीं आता। यह बहुत ही सहायक पद्धति है। इसके प्रयोग के लिए प्रयोगकर्ता को मोबाइल, इंटरनेट, डेबिट, क्रेडिट कार्ड आदि की आवश्यकता नहीं होती। AEPS का प्रयोग की शर्तें क्या होती हैं? बैंक खाता आधार से जुड़ा होना चाहिए और इसमें बैंक फंड ट्रांसफर के लिए दोनों प्रयोगकर्ताओं के बैंक खाते आधार से जुड़े होने चाहिए और एक आधार से विभिन्न बैंकों के खाते जुड़ सकते हैं, लेकिन एक विशेष बैंक का उपयोगकर्ता द्वारा चयनित यानी सेलेक्टेड कोई एक ही खाता लिंक होता है। अब आता है अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा। अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा USSD एक ऐसी पद्धति है, इसका मतलब अभिप्राय है डिजिटल पेमेंट की उस विधि से है, यानी डिजिटल पेमेंट की उस विधि से है जिसके अंतर्गत प्रयोगकर्ता अपने मूलभूत विशेषताओं वाले मोबाइल का बैंक खाते से लिंक या पंजीकृत करके वित्तीय व्यवहार कर सकता है, ट्रांजैक्शंस कर सकता है उसमें। इसके अब आता है इसमें E1T ई-वॉलेट। इसका अभिप्राय डिजिटल पेमेंट की उस विधि से है जिसमें के अंतर्गत उपयोगकर्ता अपने स्मार्टफोन, लैपटॉप आदि से ई-वॉलेट ऐप डाउनलोड करके अपना इलेक्ट्रॉनिक बटुआ तैयार करता है। इसकी प्रक्रिया क्या है? प्रयोग की प्रक्रिया: ई-वॉलेट ऐप डाउनलोड करना, ई-वॉलेट साइन अप विकल्प में अपना मोबाइल नंबर दर्ज करके ई-वॉलेट ID बनाएं और ई-वॉलेट में धन जमा करें। लाभार्थी यानी बेनिफिशियल के मोबाइल नंबर अथवा ई-वॉलेट
आईडी का प्रयोग करके भुगतान करें। अब आता है पांचवा इसमें यूनिफाइड यूपीआई। यूपीआई इसका अभिप्राय डिजिटल पेमेंट की उस विधि से है जिसके अंतर्गत उपयोगकर्ता अपने स्मार्टफोन में यूपीआई नामक ऐप डाउनलोड करके वर्चुअल आईडी के आधार पर किसी भी समय तुरंत भुगतान सुविधा प्राप्त कर सकता है। इसकी क्रियाएं क्या है? खरीदे गए सामान का भुगतान करना, टैक्सी किराया का भुगतान करना, मूवी टिकट का भुगतान करना, एयर टिकट का भुगतान करना, मोबाइल चार्ज भुगतान करना, शेष जानकारी लेना और व्यवहार कार्ड बनाना, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। यूपीआई प्रक्रिया ये इसमें है, चित्र में दिखाई गई है, इसको आप देख लेंगे। इसके लाभ है डिजिटल पेमेंट, यह सेवा 24 घंटे के आधार पर उपलब्ध होती है। एक ही यूपीआई ऐप से सभी बैंक खाते लिंक किए जा सकते हैं। म्यूचुअल आईडी का प्रयोग होने से पूरा बैंक ब्यौरा गुप्त रहता है। अब आते हैं क्विक रिस्पॉन्स कोड। क्विक रिस्पॉन्स कोड ये क्या है? क्विक रिस्पॉन्स कोड इसका अभिप्राय डिजिटल पेमेंट की उस विधि से है जिसके अंतर्गत उपयोगकर्ता विक्री केंद्र पर मर्चेंट द्वारा चिपकाए गए एक विशेष पैटर्न जिसमें मर्चेंट के बैंक खाते का ब्यौरा होता है को अपने स्मार्टफोन से स्कैन करके भुगतान करते हैं। इसकी प्रक्रिया क्या है? बैंक की मोबाइल ऐप अथवा यूपीआई ऐप डाउनलोड करना, अपने बैंक खाते को ऐप से लिंक करना, ऐप में उपलब्ध विकल्प लिंक यूआर कोड यानी क्यूआर कोड जनरेट करना, क्यूआर कोड का प्रिंट लेकर भुगतान काउंटर पर चिपकाया। अब ग्राहक द्वारा क्यूआर कोड स्टिकर को स्कैन करके भुगतान किया जा सकता है। क्यूआर कोड इसमें जैसे आप देख रहे हैं, इसमें ये हो रहा है, ये वाला यहाँ पर ये इसका हुआ। प्रक्रिया क्या है? ग्राहक को अपने मोबाइल फोन पर इसका ऐप खोलना है, स्कैन और क्यू कोड अथवा स्कैन और पे विकल्प लिंक करना है इसमें, ठीक है, और इसको भुगतान राशि में दर्ज करके ऐप को पूर्णतः निर्धारित किया जा सकता है। इसमें साथ में आता है इंटरनेट बैंकिंग। इंटरनेट बैंकिंग इसका अभिप्राय डिजिटल पेमेंट की उस विधि से है जिसके अंतर्गत उपयोगकर्ता बैंक की वेबसाइट के माध्यम से विभिन्न वित्तीय क्रियाएं कर सकता है। इसकी पत्ती है व्यवहारों का ब्यौरा लेना, डिटेल्स जानना, फंड हस्तांतरित करना, विभिन्न बिलों का भुगतान करना, चेक बुक के लिए प्रार्थना भेजना, टीडीएस ब्यौरा जानना, एफडी आरडी खाता खोलना, क्रेडिट कार्ड भुगतान करना, ये सब इसी के अंतर्गत आते हैं। 8वां आता है मोबाइल बैंकिंग। मोबाइल बैंकिंग का मतलब इसका मतलब अभिप्राय डिजिटल पेमेंट की उस विधि से है जिसके अंतर्गत उपयोगकर्ता अपने किसी गतिशील उपकरण जैसे स्मार्टफोन, टैबलेट आदि पर अपने बैंक की विशेष ऐप का डाउनलोड करके वित्तीय व्यवहार करता है। अब इसके खाते में शेष जानकारी प्राप्त करना, चेक स्थिति जानकारी करना, चेक बुक आवेदन करना, ये सब इसके किया जा सकता है इससे। और नेक्स्ट आगे बीमा आगे पढ़ाएंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।